लेक्चर नंबर 6। आज की डेट लगाओ। पीछे वाली खिड़की बंद कर दो। पोलराइजेशन पढ़ना था, तुमने हेडिंग लगा दिया था पोलराइजेशन, और तुमने ब्रैकेट में लिखा था इंट्रोडक्शन ऑफ वन साइडनेस। इससे आगे की बात करते हैं। पहले तुम पोलराइजेशन का मैकेनिकल एग्जांपल समझो, और मैकेनिकल एग्जांपल समझने के बाद फिर इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे। मान लो मेरे पास ये कोई गत्ता है कार्डबोर्ड, जिसमें एक स्लिट काटी हुई है, हमने एक झिरी काटी हुई है इसमें अलोंग दी लेंथ। अब कोई रस्सी है स्ट्रिंग जो उधर बंधी हुई है दीवार पर, वो रस्सी इसमें से पिरो के निकाली हुई झिरी में से। अब मैं इसको स्ट्रिंग को अगर ऐसे वेव करता हूं तो इसमें एक वेव बनती है जिसके वाइब्रेशन वर्टिकल प्लेन में, क्योंकि इसके स्लिट की डायरेक्शन भी वही है वर्टिकल, तो ये वर्टिकल वाइब्रेशन इस स्लिट में से निकल जाएंगे। इधर भी वेव रहेगी और इस स्लिट के बाद भी वेव मिलेगी, ठीक है। पर अगर मैंने इसको घुमाकर ऐसे कर दिया तो यहां तक तो वेव रहेगी, इसके बाद नहीं मिलेगी। अब मान लो मेरे पास कोई ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से इस स्ट्रिंग में मैंने दो डायरेक्शन में वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर ली है, तो वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल साइमल्टेनियसली, तो यहां तक तो दोनों तरह के वाइब्रेशन रहेंगे और इसके बाद सिर्फ वर्टिकल। ऐसे कर दिया तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल। तो हम क्या देख रहे हैं कि वेव में जो वाइब्रेशंस थे, उन वाइब्रेशंस में इसके बाद वन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आ गई, वो वाइब्रेशन कन्फाइंड हो गया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इसके बाद जो मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे? पोलराइज्ड वेव। इससे पहले है अनपोलराइज्ड, उसके बाद पोलराइज्ड। तो ये पोलराइजेशन का काम जिसने किया इसको बोलेंगे पोलराइजर। अब मान लो वाइब्रेशन उस साइड से आ रहे हैं, मशीन उधर लगा दी है, ये पोलराइजर। मेरे पास एक और गत्ता है और उस गत्ते में जो स्लिट है वो इसकी लेंथ के अलाउंग है, इसको भी मैंने उस गत्ते में फिरो दिया, इसको मैंने ऐसे रखा और इसको परपेंडिकुलर कर दिया, तो इसके बाद रस्सी कैसी हो जाएगी? स्ट्रेट, क्योंकि इसने इस डायरेक्शन के वाइब्रेशन निकाले जो इस तक पहुंचने के बाद रुक जाएंगे, क्योंकि इसकी स्लिट उसकी परपेंडिकुलर। तो अगर जो वेव आ रही है मैं ये जानना चाहता हूं कि वो अनपोलराइज्ड है या पोलराइज्ड है, तो उसके लिए हम मदद लेते हैं पोलराइड शीट की। लाइट के केस में अगर बात करें तो ये पोलराइड शीट की तरह है। हर पोलराइड शीट में एक पास एक्सिस होता है, जैसे जो गत्ते में स्लिट काटी हमने, जो स्लिट का रोल है वो कौन प्ले करेगा? पास एक्सिस। तो पोलराइड शीट में जो पास एक्सिस है, पोलराइड शीट क्या होती है? कैलकुलेटर के ऊपर की स्क्रीन, इलेक्ट्रॉनिक वॉच के ऊपर की स्क्रीन, वीडियो गेम, ब्रिक गेम उसके ऊपर की ग्रे कलर की स्क्रीन, वो पोलराइड शीट है। लैब में जाके तुम देख सकते हो, लैपटॉप के ऊपर की स्क्रीन, तुम्हारे मोबाइल फोन के ऊपर की स्क्रीन, एलसीडी जितने भी सिस्टम है उनके ऊपर जो स्क्रीन होती है वो पोलराइड शीट होती है। पोलराइड शीट का पास एक्सिस तुम गत्ते के स्लिट के कॉरस्पॉन्डिंग मान सकते हो। मुझे नहीं पता उधर से जो लाइट आ रही है वो कैसी है, पोलराइजर की पोजीशन भी नहीं पता, पोलराइजर मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिर्फ एनालाइजर है। अब एनालाइजर से मैं एनालाइज करता हूँ आने वाली लाइट कैसी है, उसमें वाइब्रेशन, मान लो जो डिवाइस था उसने क्या किया, खाली दो ही डायरेक्शन के वाइब्रेशन नहीं, और भी ऐसे ऐसे सभी पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेशन उसमें प्रोड्यूस कर दी। जब मैंने इसको ऐसे रखा, मैं इसको घुमाता हूँ, पूरे टाइम, पूरे एक चक्कर में मैंने ये ऑब्जर्व किया, मान लो लाइट है, उसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन अगर सभी पॉसिबल डायरेक्शन में, तो पूरे एक चक्कर में इधर से मिलने वाली इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। हमेशा कोई ना कोई एक कंपोनेंट इसमें से निकलकर मुझ तक पहुंचेगा। तो इंटेंसिटी में कोई चेंज अगर नहीं आ रहा है तो मैं बोलूंगा आने वाली लाइट कैसी है? अनपोलराइज्ड। उधर से जो लाइट आ रही है उसमें वाइब्रेशन सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है सपोज, तो जब मैं इसको ऐसे रखूंगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम, ऐसे रखूंगा तो भी मैक्सिमम, पर ऐसे रख दिया तो जीरो। तो एक चक्कर पूरा घुमाने पर मेरा ऑब्जर्वेशन ये होगा
कि 2 बार इंटेंसिटी हो जाएगी मैक्सिमम और 2 बार हो जाएगी जीरो। तो अगर 2 बार मैक्सिमम 2 बार जीरो हो रही है तो मैं बोलूंगा आने वाली लाइट कैसी है, पोलराइज्ड है। तीसरा ऑब्जर्वेशन, मैं पूरा एक चक्कर घुमा रहा हूं, इंटेंसिटी वेरी तो कर रही है, कम ज्यादा हो रही है, पर जीरो नहीं हो रही है। इसका मतलब आने वाली लाइट पार्शियली पोलराइज्ड। तो कुल मिलाकर 3 कंडीशन बनी, कंप्लीटली पोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड, पार्शियली पोलराइज्ड। ठीक है, अब लिखो, व्हेन light is made to incident, when light is made to incident on certain crystals such as calcite, tourmaline, कैल्साइट क्रिस्टल से बनाया जाता है निकोल प्रिज्म, 2 कैल्साइट क्रिस्टल को जोड़कर निकोल प्रिज्म, और पॉलीमराइड शीट सिंथेटिकली बनाते हैं पॉलीमर से, जिसमें लॉन्ग चेन ऑर्डर होता है मॉलिक्यूल्स का। तो इसमें प्रॉपर्टी आ जाती है एब्जॉर्ब करने की, पॉलीमराइड शीट। इन सब के लिए एक पास एक्सेस डिफाइन करते हैं, etc. then the emergent light, have vibrations of electric vector. Emergent light have vibrations of electric vector. Vibrations of electric vector confined in a particular direction only, confined in a particular direction only, comma, this light is called plane polarized. This light is called plane polarized or linearly polarized, plane polarized or linearly polarized. And this phenomena is called polarization. तुमसे एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाती है, तुमसे बोलते डिफाइन पोलराइजेशन, डिफाइन प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये इमेज माइंड में क्रिएट करके तुम अपने वर्ड्स में डेफिनेशन लिख सकते हो। अब हमें कुछ रिप्रेजेंटेशन सीखना है, जैसे टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी तुमने कम्युनिकेशन सिस्टम से पहले। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, वो डिवाइस जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। एटेन्यूएशन क्या होता है, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, एम्प्लीफिकेशन। तो ऐसे यहाँ पर भी टर्मिनोलॉजी वो हमें सीखनी है। रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अगर लाइट अनपोलराइज्ड है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अगर वो पोलराइज्ड है। हमें सिर्फ लीनियरली पोलराइज्ड या प्लेन पोलराइज्ड पढ़नी है, हालांकि सर्कुलरली पोलराइज्ड भी होती है, इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड भी होती है। वो इंजीनियरिंग में आगे हार्ड सिलेबस में आएगी। तो तुम लिख सकते हो वेरियस रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन में पहला है अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अनपोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसमें जो इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन है वो सभी पॉसिबल डायरेक्शन में हो रहे हैं। जैसे तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा था कि वेव इधर जा रही है, इस प्लेन में अगर इलेक्ट्रिक वेक्टर वाइब्रेट कर रहा है तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में मैग्नेटिक वेक्टर वाइब्रेट कर रहा है। तो अगर इस प्लेन में इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन हो रहे हैं तो वो वाइब्रेशन ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं, सभी पॉसिबल डायरेक्शन। तो उसको मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर करके अगर दिखाता हूँ तो दिखाने का तरीका उसको रिप्रेजेंट करने का ये है। ये अनपोलराइज्ड लाइट जिसमें ये वाइब्रेशन सिस्टम है।
सभी पॉसिबल डायरेक्शन, और यह डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। बनाओ, एक और तरीके से दिखाएंगे। दूसरा तरीका, ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। हमने क्या किया, जो अलग अलग वाइब्रेशंस थे, अगर मैं उनका वेक्टर रेजोल्यूशन करता हूं दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो एक डायरेक्शन तो बोर्ड का प्लेन और दूसरी डायरेक्शन उसका परपेंडिकुलर प्लेन। इस तरह से हम दिखाएंगे, बोर्ड का प्लेन एंड परपेंडिकुलर प्लेन। तुम में से जो बच्चे ध्यान से नहीं देखते इस डायग्राम को, क्या गलती करते हैं, डॉट्स को भूल जाते हैं जो मैंने यहाँ लगाया। तो डॉट उन वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो इस डायरेक्शन में है। तो दो कंपोनेंट्स में हमने इसको रिजॉल्व करके समझा। इसमें हम मार्क करेंगे डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, वेव किधर जा रही है उसके चलने की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। दूसरा रिप्रेजेंटेशन, अनपोलराइज्ड लाइट के बाद पोलराइज्ड लाइट कैसे दिखाएंगे, प्लेन पोलराइज्ड या लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। इसमें वाइब्रेशन कन्फाइंड हो जाएंगे पर्टिकुलर डायरेक्शन में, या तो बोर्ड के प्लेन में या तो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में। तो उसको दिखाएंगे इस तरह से, डबल हेडेड एरो मतलब बोर्ड के प्लेन में है वाइब्रेशन, डॉट्स मतलब बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन मार्क करेंगे। एक तीसरा रिप्रेजेंटेशन और सीखना है तुमको, जिसमें ये बताएंगे कि प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, इनमें क्या रिलेशन है। 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका। ये कोई पोलराइज्ड वेव, प्लेन पोलराइज्ड, जिसके वाइब्रेशन बोर्ड के प्लेन में है। तो अगर मैं कोई प्लेन कंसीडर करता हूं जिसका नाम ABCD, जो बोर्ड के प्लेन में है, तो प्लेन ABCD को बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन हो रहे हैं। तो ABCD है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। अगर मैं ABCD के परपेंडिकुलर कोई प्लेन कंसीडर करता हूं 90 डिग्री पर, प्लेन EFGH जैसे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, EFGH, तो EFGH को हम कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो यहां से पता चलता है कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। इसमें तुम्हें डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन भी मार्क करके बतानी होती है। 2010 में जेईई मेन में इस पे क्वेश्चन आया। तुमसे कहा गया कि वेक्टर के पोलराइजेशन वेक्टर है, वेक्टर के इज पोलराइजेशन वेक्टर। तो बताओ K क्रॉस E इसकी वैल्यू क्या होगी। K क्रॉस E की वैल्यू पता करने के लिए तुम्हें ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन, K, ऑप्शन B 0, ऑप्शन C 2K, ऑप्शन D
डाटा insufficient. डाटा insufficient में फिर मार्क्स insufficient हो जाएंगे, क्योंकि कभी ये आंसर होता नहीं, none of these भी आंसर नहीं होता, डाटा insufficient भी आंसर नहीं होता। तो लॉजिक सिंपल है, जो बेसिक तुमने सीखा हुआ है उसके बेसिस पर तुम सोच के डिसीजन लोगे। तुमने सीखा है अगर एरिया बोर्ड के प्लेन में है तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन किधर होती है? परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो ये जो पोलराइजेशन वेक्टर है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के परपेंडिकुलर होगा। सो पोलराइजेशन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। अब बाकी काम तो आसान है। इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन किस में हो रहे हैं? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में। तो अगर मैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का परपेंडिकुलर लेता हूं जो डेफिनेटली प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के पैरेलल होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट, तो करेक्ट आंसर इज 0, k क्रॉस e 0। इसके बाद हमको मेथड सीखने कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल, मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग पोलराइज्ड लाइट। मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग polarized light। एक मेथड डिटेल में पढ़ना है, बाकी मेथड जानने हैं बस। पहला मेथड रिफ्लेक्शन। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया, मेलस और ब्रूस्टर। मेलस ने ऑब्जर्व किया कि जो लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम की बाउंड्री से टकरा के रिफ्लेक्ट होकर आती है वो पार्शियली पोलराइज्ड होती है। कैसे ऑब्जर्व किया? उसने पोलराइड शीट ली, पास में कोई वाटर बॉडी तालाब वगैरह था, वहां से सनलाइट जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही थी उसको उसने पोलराइड शीट की मदद से देखा, ऐसे घुमाया। घुमाने पर उसका ऑब्जर्वेशन ये था कि लाइट की इंटेंसिटी वेरी करती है पर जीरो नहीं हुई, तो उसने बोला पार्शियली पोलराइज्ड है। ब्रूस्टर ने इस काम को थोड़ा आगे बढ़ाया, उसने एंगल चेंज करके देखा। जब वो देखने का एंगल चेंज करेगा जो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो आने का एंगल भी चेंज हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ब्रूस्टर ने ये देखा कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर आने वाली लाइट से निकलने वाली रिफ्लेक्टेड बीम कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है। उस एंगल को उसने डिफाइन किया ब्रूस्टर एंगल या पोलराइजिंग एंगल नाम दिया, और फिर बाद में ब्रूस्टर लॉ दिया, उस ट्रांसपेरेंट मीडियम के मटेरियल के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को लिंक किया इस एंगल से, म्यू इक्वल टू 10 IB। तो हमें लिखना है सब कुछ, देखोगे रिफ्लेक्शन में मेलस MALUS मेलस observed that the light reflected from surface of a transparent medium, light reflected from surface of a transparent medium is partly polarized, partly भी लिख सकते हो, partially भी लिख सकते हो। First up, Brewster, BREWSTER, Brewster found that with change in angle of incidence, Brewster found that with change in angle of incidence, the amount of polarization also changes. The amount of polarization also changes. And for a particular angle,
आई सबस्क्रिप्ट बी, कई बार तो आई सबस्क्रिप्ट बी से दिखाते हैं, कई बार आई सबस्क्रिप्ट पी से दिखाते हैं। आई पी बोलेंगे तो पोलराइजिंग एंगल, आई बी बोलेंगे तो ब्रूस्टर एंगल, दोनों एक ही। कॉमा द रिफ्लेक्टेड लाइट, तुमने लिखा फॉर ए पर्टिकुलर एंगल आई बी द रिफ्लेक्टेड लाइट becomes completely polarized. Reflected light becomes completely polarized. उसने और भी इन्वेस्टिगेट किया and it takes, जो completely polarized हो गई, it takes vibrations, comma, which are perpendicular to the plane of incidence. It takes vibrations which are perpendicular to the plane of incidence. उन vibrations को ले जाती है जो plane of incidence के perpendicular होते हैं। कैसे? डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा अभी मैं, इसमें कंटिन्यू करोगे फुल स्टॉप लगा के। He also found that for I equal to IB ब्रैकेट में ब्रूस्टर एंगल फॉर आई इक्वल टू आई बी इन ब्रैकेट ब्रूस्टर एंगल द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड बीम moves perpendicular to each other, ऑर्थोगोनली जाएंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मूव्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड और क्या बताया उसने, एक रिलेशन बताया। एंड ही गेव ए रिलेशन बिटवीन ब्रूस्टर एंगल IB and refractive index of that transparent medium, between Brewster angle IB and refractive index of that transparent medium as mu equal to 10 IB। इसको ब्लॉक में बंद कर दोगे, which is known as Brewster's law, इसको हम Brewster's law के नाम से जानते हैं, which is known as Brewster's law, mu equal to 10 IB। जैसे ही एक एडिशनल रिलेशन हमारे पास आया, पहले वाले जो फॉर्मूले थे वो सब लिंक हो जाते हैं। दोहरा लो चाहो तो, म्यू क्या था, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 था, म्यू C अपॉन V के बराबर भी था, यही म्यू 1 अपॉन साइन IC भी था, क्रिटिकल एंगल से रिलेशन। तो अभी ये लिंक हो गया 10 IB के साथ। तो अगर तुम्हें ब्रूस्टर एंगल पता है तो तुम क्रिटिकल निकाल सकते हो, क्रिटिकल पता है तो ब्रूस्टर निकाल सकते हो। साइमल्टेनियसली यहाँ पे बात करें आगे, तो C अपॉन V2 डिवाइडेड बाय C अपॉन V1, इससे हमें मिलता है V1 अपॉन V2 और इससे मिलता है लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम कट जाएगी। तो इतने सारे रिलेशन आपस में लिंक हो जाते हैं। जो कुछ तुमने लिखा उसका विजुअलाइजेशन, उसका डायग्राम देखो। 2 नंबर का प्रूफ इसमें आता है। अगर तुम्हें गिवन होता है म्यू इक्वल टू 10 IB, तो तुमको प्रूव करना होता है x प्लस वाई, जो एंगल रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का है, यानी रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे ऑर्थोगोनली जा रही है, प्रूव करना होता है। और अगर गिवन होता है कि वो ऑर्थोगोनली जा रही है, तो तुम्हें प्रूव करना होता है म्यू इक्वल टू 10 IB। बाय डायरेक्शनल प्रूफ है। तो पहले डायग्राम देखते हैं। ये वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। लाइट रे आकर इंसिडेंट हुई, जो लाइट रे आई है वो कैसी दिख रही है, तुम नोटेशन से बता सकते हो, अनपोलराइज्ड। जितने एंगल पर आकर ये इंसिडेंट है, अगर वो एंगल है ब्रूस्टर एंगल या पोलराइजिंग एंगल के बराबर, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज IB,
तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके जाएगी, यानी ये एंगल भी होगा IB, पर ये कौन से वाइब्रेशन ले जाएगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, डॉट्स ले जाएगी खाली। दो तरह के वाइब्रेशन है, इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस डबल हेडेड एरो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस डॉट। ये हो गई कंप्लीटली पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड बीम। बनाते चलना, इंतजार मत करना। पोलराइज्ड जो रिफ्रैक्टेड लाइट है उधर गई दूसरे मीडियम में। अब होता ही है कि ये सारे डॉट नहीं ले जा पाती, यानी कुछ डॉट बच जाते हैं। तो जो रिफ्रैक्टेड बीम है उसमें डबल हेडेड एरो विद डॉट भी होते हैं और डबल हेडेड एरो विदाउट डॉट भी होते हैं। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये भी पोलराइज हो गई, ये पार्शियली पोलराइज्ड है, वो कंप्लीटली, ये पार्शियल। अब अगर ये एंगल है x और ये एंगल है y, तो ब्रूस्टर ने पता लगाया x + y = 90 डिग्री। माना कि ये पॉइंट जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है ये पॉइंट A है, ये नॉर्मल हो गया n। तो 2 नंबर का डेरिवेशन करेंगे। To prove x + y = 90 डिग्री, इसके लिए दिया हुआ है, तुमको मान लो गिवन mu = tan IB। दिस इज इक्वेशन 1। दो तरह से डेरिवेशन आता है, जब ये दिया होता है तो ये प्रूव करना होता है और ये दिया होता है तो ये प्रूव करना। एक डायरेक्शन का मैं करवा रहा हूँ, दूसरा रिवर्स तुम्हें अपने आप करना है, स्टेप्स को रिवर्स चला के और अननेसेसरी स्टेप्स को हटा के। तो mu = tan IB, स्नेल्स लॉ लगा देंगे। ए पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। एट पॉइंट A क्या लिख सकते हैं? mu = sin IB अपॉन ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R sin R। तुम चाहो तो 90 - y लिख सकते हो, डायरेक्टली हो जाए। तो mu = sin IB अपॉन sin R, इक्वेशन 2। 1 और 2 से mu को एलिमिनेट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। mu को एलिमिनेट कर दिया, क्या बचा? tan IB को लिख सकता हूं मैं sin IB अपॉन cos IB इक्वल टू, यहां से मिला sin IB अपॉन sin R। ये तभी पॉसिबल है जब cos IB sin R के बराबर होगा। दोनों को सेम करने के लिए cos IB को लिख देता हूं मैं sin 90 माइनस IB। यहां से रिलेशन मिल गया, R प्लस IB इक्वल टू 90। हमको चाहिए था x + y = 90। R को रीअरेंज करता हूं, R को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस y। IB को लिख सकता हूं मैं, ऊपर से देखो तो 90 माइनस x। तो अगली स्टेप में यहां से प्रूव हो गया x + y = 90। ब्लॉक में मत दो। ये हमने देखा रिफ्लेक्शन से पोलराइजेशन कैसे होता है। कोई डाउट है तो पूछो, कंप्लीट डिटेल हो। अगला मेथड रिफ्रैक्शन। ओरली समझना है, इसकी कोई डिटेल रिक्वायर्ड नहीं। लॉजिक इज क्वाइट सिंपल। ये लाइट आई, IB पर इंसिडेंट हुई,
जो वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड थे वो निकल गए, ये बचे। तुमने एक आर्टिकल पढ़ा था रे ऑप्टिक्स में, पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंसी, ये उसका आउटकम था, I इक्वल टू E। फिर तुम्हारा एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि कांच वाले की दुकान पर कांच की स्लैब्स जो रखी जाती हैं दीवार के सारे रखी जाती हैं, और उनमें से जब एक साथ 4-5 स्लैब्स होती हैं तो उनमें से निकलने वाली लाइट कम हो जाती है इंटेंसिटी में, ग्रेइश लुक आता है, ठीक वैसा जैसे कैलकुलेटर की स्क्रीन में आता है, जैसा वीडियो गेम की स्क्रीन में आता है वैसा ही लुक तब आता है जब बहुत सारे कांच साथ में रखे होते हैं, थप्पी जमा कर, सोदे थप्पी जमाना। तो एक्चुअल में वो जो लुक है वो पोलराइज लाइट का है कि लाइट पोलराइज हो गई। कैसे हो गई, क्यों हो गई? तुम चाहो तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो सिंपल सा, जिसमें ब्लड सैंपल लेते हैं उसको बोलते हैं स्लाइड, ऐसे 4-5 स्लाइड ले लो। ये पहली स्लाइड तुमने ऐसे इसको अरेंज किया सपोर्ट की मदद से कि जब लाइट आकर इस पर इंसिडेंट होती है तो ब्रूस्टर एंगल पर इंसिडेंट होती है। म्यू पता था, तुमने आई भी निकाल लिया, ये ब्रूस्टर एंगल पर इंसिडेंट होती है आई पर। तो क्या होगा, जो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी वो इसमें जो डॉट और डबल हेडेड एरो थे उसमें से डॉट ले जाएगी कुछ, फिर यहां से निकल कर ये लाइट बैंड हुई, फिर वापस इसी रास्ते पे जाएगी आगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब आगे क्या किया तुमने, ऐसी और स्लाइड्स लगा दी लाइन से, तो हर बार बाउंड्री पर जब रिफ्लेक्शन होगा तो इसमें से इंसिडेंट लाइट में से डॉट्स कम 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 होते होते फाइनली क्या होगा, खत्म हो जाएंगे। तो रिफ्लेक्टेड लाइट में डॉट्स यानी बचेंगे नहीं, उस डायरेक्शन के वाइब्रेशन खत्म, तो क्या बचा, सिर्फ डबल हेडेड एरो। तो लाइट कैसी हो गई, पोलराइज। तो इस तरह से बार बार रिफ्रैक्शन होने से फाइनली जो लाइट मिलती है वो मिलती है हमें पोलराइज। तीसरा मेथड, डबल रिफ्रैक्शन। इसका एक और नाम है बाइरेफ्रिंजेंस, दोनों नाम पता होने चाहिए। बाइरेफ्रिंजेंस। अब कंफ्यूज नहीं होना है, डबल डिफरेंशिएशन जैसा नहीं है कि 2 बार डिफरेंशिएशन। डबल रिफ्रैक्शन का कुछ और मतलब है, नहीं तो ये तो मल्टीपल रिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको, तो अगर वो मतलब होता इसका मतलब कुछ और है। कैल्साइट क्रिस्टल में स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि कैल्साइट क्रिस्टल पर जब अनपोलराइज्ड लाइट डाली जाती है तो इस लाइट बीम को ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक बीम एक डायरेक्शन के वाइब्रेशन ले जाती है, दूसरी बीम दूसरी डायरेक्शन के वाइब्रेशन ले जाती है, ऐसा करता है। तो दोनों कैसे हो गई, प्लेन पोलराइज, तो पोलराइजेशन प्रोड्यूस किया इसने। अब ये जो फिनोमेना है इसको हम क्या बोलते हैं, बाइरेफ्रिंजेंस, डबल रिफ्रैक्शन। इसको तुम एसोसिएट कर सकते हो, क्रिस्टल एनिसोट्रॉपिक होता है, एनिसोट्रॉपिक होता है तो एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज अलग होंगी, दूसरी डायरेक्शन प्रॉपर्टीज अलग होंगी, उसकी वजह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कॉमन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको छोड़ देगा, तो अलग डायरेक्शन में अलग हो गया, इसलिए वो अलग एंगल पर बेंड हुई। तो हम ये बोलते हैं कि एक रे तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करती है, दूसरी फॉलो नहीं करती। जो फॉलो करती है सपोज वो ये है तो ऑर्डिनरी रे, साधारण, और जो फॉलो नहीं करती वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे। तो इस तरह से डबल रिफ्रैक्शन से हमें प्लेन पोलराइज लाइट मिलती है। और इस पे जे मेन तो नहीं, जब वो AIEEE बोलते थे बहुत पहले क्वेश्चन आया था कि एक शाही का धब्बा है कागज पे, उस पे तुमने कैल्साइट क्रिस्टल से बना हुआ एक पेपर वेट रखा,
कितने धब्बे नजर आएंगे, और जब इसको पेपर वेट को घुमाएंगे तो क्या होगा। मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो एक की बजाय 2 धब्बे नजर आएंगे, क्योंकि उससे आने वाली लाइट को उसने 2 बीम में डिवाइड कर दिया। तो एक धब्बा है, पेपर वेट रखा हुआ उसके ऊपर जो कैल्साइट क्रिस्टल से बना हुआ है, इसी में स्पेशल प्रॉपर्टी, तो एक की बजाय 2 धब्बे नजर आएंगे। अब जब मैं उसे घुमाऊंगा तो एक तो स्टेशनरी रहेगा, दूसरा उसके चारों तरफ घूमेगा। जो ऑर्डिनरी रे के कारण बन रहा है वो तो वहीं बनेगा स्टेशनरी, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के कारण बन रहा है वो घूमेगा उसके चारों तरफ, ऐसा। चौथा मेथड, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, सेलेक्ट करके एब्जॉर्ब कर लेना। इसका दूसरा नाम डाइक्रोइज्म, दोनों नाम पता होने चाहिए, डाइक्रोइज्म। ये प्रिंसिपल है किसी पॉलराइड शीट का, जितनी भी पॉलराइड शीट होती हैं वो इसी प्रिंसिपल पे काम करती है, सेलेक्ट करके एब्जॉर्ब कर लेना। पॉलीमर का बनाया हमने, लॉन्ग चेन ऑर्डर है मॉलिक्यूल्स का, उसमें एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी। तो इसमें एक लाइन लिखोगे, पॉलराइड शीट्स are based on this principle. Polaroid sheets are based on this principle, comma, as they absorb the vibrations, they absorb the vibrations which are not along their path axis, which are not along their पास एक्सिस। जो वाइब्रेशन उनके पास एक्सिस के अलोंग नहीं होंगे उनको वो एब्जॉर्ब कर ले। तो सिर्फ कौन से वाइब्रेशन बचेंगे, जो पास एक्सिस के अलोंग है। इसको डायग्राम बनाकर अगर मैं दिखाऊं, पॉलराइड शीट की सर्टेन विड्थ, थिकनेस हमको चाहिए। कार वगैरह की विंड स्क्रीन पे लगाते हैं पॉलराइड शीट, सामने आने वाले व्हीकल की लाइट की ग्लेयर को कट ऑफ करने के लिए, चकाचौंध खत्म करने के लिए। तो मान लो इस पे ऑलवेज लाइट जाकर इंसिडेंट है और इसका पास एक्सिस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो पास एक्सिस सपोर्ट करेगा डॉट्स को, डबल हेडेड एरो को सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसमें से निकलने के दौरान फाइनली तो डॉट्स बचेंगे, डॉट्स ऐसे के ऐसे बचे रहेंगे, और ये जो डबल हेडेड एरो है इनका एम्पलीट्यूड कम होते होते फाइनली 0 हो जाए, ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन और डाइक्रोइज्म। पांचवा मेथड, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग वो फिनोमेना है जो तुमने पढ़ा था, रेलीज स्कैटरिंग क्राइटेरिया, उसमें स्कैटरिंग इज नथिंग बट एब्जॉर्प्शन एंड देन री-रेडिएशन ऑफ लाइट बाय एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। लाइट एब्जॉर्ब करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आने वाली, जैसे सन से आने वाली, और जब री-रेडिएट करते हैं तो सभी पॉसिबल डायरेक्शन में फैला देते हैं। अब उन्होंने मान लो फैलाते वक्त डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज उसमें इंट्रोड्यूस कर दी, तो वो लाइट पोलराइज हो सकती है। तो इसका विजुअलाइजेशन ये है कि मान लो यहाँ जो घड़ी लगी हुई है वो सन है, मेरे पास पोलराइड शीट है, मैं डायरेक्ट भी देख सकता हूँ सनलाइट को, उससे कोई फायदा नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं देख रहा हूँ पोलराइड शीट से। वो सनलाइट या एटमॉस्फेयर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स उस डायरेक्शन से उन पर गई, सन लाइट गई, यहां पर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, सपोज ये इसने एब्जॉर्ब किया, री रेडिएट किया 90 डिग्री पर, इधर से मैं देख रहा हूं। तो अगर मैं इस लाइट को देखता हूं, पोलराइड शीट को घुमाता हूं, तो मेरा ऑब्जर्वेशन एक चक्कर घुमाने पर दो ओरिएंटेशन में, दो पर्टिकुलर पोजीशन में इमर्जेंट लाइट 0 हो जाती है, अंधेरा दिखता है। तो कंक्लूजन क्या, आने वाली लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड है। किसने किया, सिर्फ एक ही फिनोमेना सफर करके आ रही है, उस फिनोमेना का नाम स्कैटरिंग है, तो स्कैटरिंग ने उसको पोलराइज किया। तो
यहाँ पे नोट लगा लो, 2 नंबर में डायग्राम पूछा जा चुका है एग्जाम में, डायग्राम एनसीईआरटी में है, ये तुम्हें प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस डायग्राम फ्रॉम एनसीईआरटी, कौन सा वाला? ये वाला। ये हमने 5 मेथड पढ़े पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करने के। ये 5 मेथड है जिसमें एक डिटेल में आना चाहिए रिफ्लेक्शन, बाकी इसका डायग्राम पता होना चाहिए और आपके नाम पता होने चाहिए। जैसे ट्रांसफार्मर जब तुमने पढ़ा था तो ट्रांसफार्मर में जो एनर्जी लॉसेस है उनके सिर्फ नाम है तुम्हारे सिलेबस में। एनर्जी लॉसेस के नाम पता होने चाहिए ट्रांसफार्मर में। क्या क्या नाम है? कॉपर लॉस, कोर लॉस, हमिंग लॉस, फ्लक्स लॉस। कोर लॉस में एडी करंट लॉस है, हिस्टैरिसीस लॉस। बस ये तरीका होता है, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे तुम क्लास में बैठे हो, तुम्हें क्या फायदा हो रहा है? ये रिवाइज हो गए, ये याद हो गए, ये एग्जाम में आने वाले हैं। तुम देखोगे क्वेश्चन आ जाएगा अलग अलग, कुछ बच्चों के बोर्ड में या अलग अलग रीजन के पेपर में, किसी ना किसी रीजन के पेपर में ये क्वेश्चन रहेगा, लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर। अब बताने के लिए तुम तो नहीं रहोगे कि मैं तुम्हें वेरीफाई कराऊंगा, हाँ तुम्हारे जूनियर्स आ जाएंगे 8 तारीख से। तुम्हारे जो छोटे भाई बहन हैं उनको अलर्ट कर देना, बोर्ड की क्लास पहले ही कर लें, उसमें फायदा है। उसका बेनिफिट कैसे मिलता है? तुम्हारी रैंक इंप्रूव हो जाती है, बैच इंप्रूव हो जाता है। जिन्होंने बोर्ड की क्लास फरवरी में कर ली होती है उनकी बाकी पढ़ाई बहुत स्मूथ चलती है, तो बाद में करने में कोई फायदा नहीं है, शुरू में कर लें। तो उनको बताने में आएगा जब तुम पेपर दे रहे होंगे, तुम्हारे पेपर के रिजल्ट फीडबैक आ रहे होंगे। जैसे तुम में से किसी ने फरवरी में क्लास की थी अगर कुछ टॉपिक्स, इस बार तो हमने ये व्यवस्था की है कि बुक 1 बुक 2 अलग अलग कर दी। कोई बच्चा अगर दोनों करना चाहे तो दोनों भी कर सकता है, पूरा कोर्स भी कर सकता है, नहीं तो कम से कम फिजिक्स केमिस्ट्री में एक बुक कंप्लीट हो जाएगी उसकी, मैथ्स का कोर्स ही खत्म हो जाएगा, फिजिकल एजुकेशन खत्म हो जाएगा, इंग्लिश खत्म हो जाएगा। ऐसा टाइम टेबल बना दी। तो अब हमको पढ़ना है मेलस लॉ, नेक्स्ट आर्टिकल मेलस लॉ। मेलस लॉ वैसे तो हटा दिया है, सिलेबस से हटा दिया, ठीक है, फिर भी इस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और एक शॉर्ट एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो मेलस लॉ तुमको तैयार करना है। यहाँ पर सीखने के बाद, समझने के बाद, अगर तुम एक छोटी सी एक्सरसाइज 5 मिनट की लैब में जाके कर लो, लैब में एक डिस्प्ले है उस पर उसको देख लो, तो मेलस लॉ जिंदगी भर के लिए क्लियर। उसके बाद तुम्हें जिंदगी में कभी पढ़ना ही नहीं मेलस लॉ, हमेशा के लिए याद रहेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। मेलस लॉ में लिखोगे इफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी I subscript 0 is incident on a Polaroid, comma then emergent intensity, इससे निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी? then emergent intensity I equal to I0 cos square theta, ये फॉर्मूला है इसका। अब I0 तो पता है जो इंटेंसिटी आ रही है, I जो निकल रही है, थीटा क्या है मेंशन करेंगे, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन, ये समझ लेना अच्छे से, थीटा को, थीटा इज एंगल बिटवीन पास एक्सिस, AX एक्सिस, एक्सिस का प्लूरल एक्सिस, between pass axis of polarizer and analyzer, pass axis of polarizer and analyzer। तो याद करो अभी आज के लेक्चर के शुरू में ये था पोलराइजर, ये था एनालाइजर। अभी इनके पास एक्सिस के बीच एंगल 90, अभी 0। तो ये तो मुझे थीटा तब पता चलेगा जब मुझे पोलराइजर की सिचुएशन भी पता हो, एनालाइजर की भी पता हो। मान लो इसका कुछ अता पता ही नहीं है, सीधे मेरे पास वो सिर्फ एनालाइजर है, तो अब मैं थीटा क्या मानूंगा? यहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया। तो फिर हम बात करते हैं वो डायग्राम जो तुमने देखा था, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। अगर मुझे पता चल जाए प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, आने वाली लाइट का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और ये एक्सिस, इसका पास एक्सिस, इनके बीच का एंगल कितना है, तो भी काम चल जाएगा क्योंकि थीटा वही है। तो लिखोगे और इट इज द एंगल बिटवीन plane of vibration, it is the angle between plane of vibration of incident light
plane of vibration of incident light, and pass axis, आपकी बार AXIS singular, pass axis of analyzer, pass axis of analyzer, जिस भी polaroid के थ्रू हम देख रहे हैं उसको बोलेंगे एनालाइजर। अब इसमें भी एक कंफ्यूजन की सिचुएशन क्रिएट होती है। एनालाइजर से मैं देख रहा हूं, मैंने घुमा लिया, घुमाते ही मुझे पता चला कि इंटेंसिटी पूरे टाइम सेम, इसका मतलब जो लाइट आ रही है वो तो कैसी है, अनपोलराइज्ड है। अनपोलराइज्ड तो उसमें तो सभी डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, तो जब सभी डायरेक्शन में वाइब्रेशन है तो अब मैं थीटा क्या लूंगा, तो हम क्या करते हैं, cos स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू निकालते हैं 0 to 180 मैथमेटिक्स से, वो आती है हाफ। तो एक कंसेप्ट बना लिया, जब भी अनपोलराइज्ड लाइट फर्स्ट टाइम किसी पोलराइड पर इंसिडेंट होगी तो उससे निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जांपल, पहले स्लो तो पढ़ लिया तुमने। एग्जांपल, ये लाइट है जो कि अनपोलराइज्ड है और इसकी जो इंटेंसिटी है वो है I0। ये जाकर इंसिडेंट होती है किसी पोलराइड पर जिसका पास एक्सिस ऐसे है, वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है 0 डिग्री। दिस इज पोलराइड P1, पोलराइड P1 जो एंगल बना रहा है 0 डिग्री। तो इससे निकलने के बाद जो लाइट होगी उसमें वाइब्रेशन कन्फाइंड हो जाएंगे इसके पास एक्सिस के अलॉन्ग, और इसकी इंटेंसिटी रह जाएगी I0/2। अब अगर यहाँ पर हम एक और पोलराइड रख देते हैं जो हॉरिजॉन्टल है, उसका पास एक्सिस दिखाने में ऐसे दिखाया, वो एक्चुअल में इस डायरेक्शन में है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो लाइट जब इसमें से पास होने के बाद निकलेगी तो उसकी इंटेंसिटी होगी I' इक्वल टू 0, क्योंकि अब ये पोलराइजर का काम करेगा, ये एनालाइजर का, और इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। तो हमने मेलस लॉ लगाया, I0 cos per 90 is 0। तुमसे सवाल पूछा जाता है, क्या ये पॉसिबल है कि दोनों के बीच एक तीसरा पोलराइड, ये तो था P2, तीसरा पोलराइड P3 हम इस तरह से इंट्रोड्यूस करें कि इमर्जेंट लाइट जो 0 मिल रही है वो 0 ना रहे। तो जैसे तुम जवाब देते हो हाँ पॉसिबल है, तो फिर अगला सवाल दागा जाता है कि बताओ वो कब मैक्सिमम होगी, कौन से एंगल के लिए मैक्सिमम होगी। तो अगर तुम्हें याद आ रही हो मैक्सिमम मिनिमा की, तो लगा सकते हो मैक्सिमम की कंडीशन। कैसे लगाएंगे, मान लो तीसरा पोलराइड मैंने इंट्रोड्यूस किया P3 जो इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है, इसके साथ थीटा, तो इसके साथ कितना बनाएगा 90 - थीटा। अब यहाँ पर जो इमर्जेंट इंटेंसिटी है इसको मैं I' मान रहा हूँ, इसको मैं I" कर देता हूँ, जो 0 नहीं रहेगी। तो मैं I' के लिए फॉर्मूला लिख सकता हूँ मेलस लॉ से, या I0/2I, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो I' इक्वल टू I0/2 जो कि इंसिडेंट है cos स्क्वायर थीटा। फिर ये जाकर इस पर इंसिडेंट है, तो मैं I" के लिए फॉर्मूला लिख सकता हूँ, I' cos स्क्वायर 90 - थीटा। I' की वैल्यू यहां से उठा के डाल देता हूं, तो एक्सप्रेशन बनता है I0/2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। अब तुम इसको फंक्शन बनाकर मैक्सिमाइज कर सकते हो कि थीटा की किस वैल्यू के लिए इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो पता चलता है थीटा इक्वल टू 45, जहां पे cos थीटा sin थीटा आएगा तो ऐसे हो, तो थीटा इक्वल टू 45 के लिए मैक्सिमम होगी। तो उसका मतलब ये हुआ कि इस तीसरे पोलराइड को अगर मैंने 45 डिग्री बनाते हुए रखा इक्वी इंक्लाइन फ्रॉम बोथ, तो इधर मिलने वाली इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। कितनी होगी, I0 के बाद I0/2, अब ये 45 है तो यहाँ निकलेगी I0/4, और फिर I0/4 के बाद यहाँ रह जाएगी I0/8। ऐसे मेलस लॉ काम करता है। अगर तुम बिल्कुल ट्यून्ड रहे हो तो तुम्हें समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो फिर चेक करते हैं। लैब में जाओगे जब, तो वहां पर एक डिस्प्ले है, उस पर लिखा है विच इंस्टीट्यूट सूट्स यू द बेस्ट।
आज से 5 साल पहले मैंने बनाया था, 4 या 5 साल हो गए शायद, 5 साल पहले बनाया था, मैंने खुद बनाया था, यानी मेरे हाथों से बना हुआ है, मैक्सिमम डिस्प्ले। तो उसमें मैंने 3 पोलराइड शीट लगाई, एक इलेक्ट्रॉनिक वॉच की, एक कैलकुलेटर की और एक वीडियो गेम की, 3 पोलराइड शीट। तुम भी चाहो तो प्रोजेक्ट में ऐसा बना सकते हो। तो उसमें क्या है, उसका बेसिक कंसेप्ट, व्हाइट शीट ली, प्लास्टिक वाली, इसको बोलते हैं सनपैक शीट, जो आजकल ये विज्ञापन प्रिंट करके लगा देते हैं खंभों पे, प्लास्टिक की शीट, या नो पार्किंग वाला वो, तो उसमें विज्ञापन, ये ऐसी प्लास्टिक की शीट ली, हमें मान रहे हैं कि 100% रिफ्लेक्ट कर रही है। इसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया एलन। इसके बाद डबल साइडेड टेप ली, डबल साइडेड टेप से पहले ही, या यूं मान लो डबल साइडेड टेप ली और एक लेयर डबल साइडेड टेप की साइड में किनारे किनारे लगा दी, यहाँ पर, और इसके ऊपर पहली पोलराइड शीट चिपका दी। कौन से वाली? घड़ी वाली पोलराइड शीट, ये लाल जो है, और इसका पास एक्सिस मान लो ये P1 है और इसका पास एक्सिस है ऐसे, इसको चिपका दी। और डबल साइडेड टेप ली, यहां पर एक लेयर लगाई, उसकी डबल कर दिया, उसको 2 लेयर लगाई, यानी मोटा प्रोजेक्शन बन जाए, थोड़ा उभार इसमें से ऊंचा, जिसमें बीच में कुछ स्लाइड कर सके। इस डबल साइडेड टेप पर जो बड़ी वाली पोलराइड शीट थी वीडियो गेम वाली, वो लगा P2, इसका पास एक्सिस ऐसे, बताओ क्या दिखेगा? इसमें नहीं, 2 पोलराइड क्रॉस हो गए, थीटा 90, कुछ नहीं दिख रहा। अब मैंने कैलकुलेटर वाली पोलराइड शीट जो थोड़ी लंबी है वो ली, उसको इधर बीच में, इन दोनों के बीच में गैप था क्योंकि एक प्रोजेक्शन रखा, उसमें साइड में टेप वगैरह लगाकर ऐसा बनाया कि पिन लगाकर उसको यहाँ पे हिंज कर दिया, घुमा सकते हैं उसके अबाउट, वो ऐसे है इंक्लाइन, ऐसे घूम सकती है। तीसरी पोलराइड शीट इस तरह से कि उसका जो पास एक्सिस है घूमने पर कैसे आ जाए, दोनों से इक्वल इंक्लाइन 45। तो अब क्या होगा, यह क्वेश्चन लिखा हुआ है विच इंस्टीट्यूट सूट्स यू द बेस्ट। अब दिखेगा ही तब जब तुम इसको स्लाइड करोगे, धीरे धीरे स्लाइड करोगे, तो जैसे जहां जहां ओवरलैपिंग है सिर्फ इतना हिस्सा दिखेगा जहां ओवरलैपिंग है, बाकी अंधेरा। तो ALLEN ये पूरा दिख गया। अब इसके नीचे इसका मेलोस लॉ का कंसेप्ट लिखा हुआ है। तुमसे सवाल ये है कि ये बताओ, अगर जाने वाली लाइट की इंटेंसिटी जो जा रही है उसकी इंटेंसिटी I0 है, तो जो लाइट तुम्हें दिख रही है, जिस इंटेंसिटी से एलन तुम्हें दिख रहा है, उसकी इंटेंसिटी क्या है? आराम से सोच लो, जाने वाली लाइट की इंटेंसिटी I0 है, तो जिस इंटेंसिटी से तुम्हें दिख रहा है उसकी इंटेंसिटी क्या है? जो कॉन्फिडेंट है हाथ ऊपर करो और फिर बताओ। हाँ बोलो। इन्होंने बोला I0/64। जो इससे सहमत नहीं है बोलते नहीं इसको नहीं पता, कनिष्क को नहीं आता, मेरे को आता है, मैं ज्यादा जानता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ सही है। तो बोलो कौन बताए, हाथ ऊपर करो। जो डिफरेंट आंसर देना चाहता है और कॉन्फिडेंट है, अदर देन I0/64। नहीं, कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू की चेंज नहीं होगी। एंगल कांस्टेंट मान लो, तुम ऐसे मान लो कि एंगल वो इक्विवेलेंट है पूरे टाइम। हाँ बोलो। I0/8 कॉन्फिडेंट। और कोई इससे डिफरेंट आंसर? बैठो। I0/8 एंड I0/64 से डिफरेंट जो तुम्हें दिखेगा। ओके, इन दोनों ने कैसे सोचा मैं दोनों बता रहा हूं। I0/8 वाले ने ऐसे सोचा, तुम्हारा नाम तपेश। ओके, तपेश ने ऐसे सोचा कि वो जो लाइट आ रही है वो फर्स्ट टाइम वीडियो गेम वाले पोलराइड पर गिरी, उससे निकली इंटेंसिटी रहेगा I0/2, अनपोलराइज्ड या पोलराइज्ड होगी। फिर जाते हो इससे निकलेगी 45 डिग्री I0/4,
फिर सबसे नीचे वाले से निकली I0/8, बस उसके बाद उसने देख लिया। बट द फैक्ट वापस आना पड़ेगा इसको निकल के लाइट को उन्हीं तीनों पोलराइड से। अब कनिष्क ने कैसे सोचा, उसने सोचा कि लाइट जब वापस रिफ्लेक्ट होकर आई तो वो जो पोलराइड P1 लगा हुआ है वो इंटेंसिटी को फिर आधा कर देगा। बट द फैक्ट जो लाइट गई है और जो व्हाइट साइड से रिफ्लेक्ट हो रही है उसका वाइब्रेशन तो सेम ही डायरेक्शन में है, वो तो पूरी की पूरी निकलेगी फर्स्ट पोलराइड से, वो वापस आधा नहीं करेगा। तो इसका मतलब P1 से वापस जब वो निकली रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख तक पहुंचने के लिए तो I0/8 ही थी। फिर जब वो P2 से निकली, P2 से नहीं P3 से, P3 बीच में है, P3 से निकली तो I0/16 हुई और जब P2 से निकली तो I0/32। तो करेक्ट आंसर इज I0/32। अब जो मिस्टेक कनिष्क ने की है तुम्हें जान के आश्चर्य होगा, वो गलती मैं खुद 3 साल तक करता रहा, बच्चों को I0/64 पढ़ाता रहा। फिर किसने करेक्ट किया? स्टार बैच के किसी बच्चे ने, उसने बोला वो तो सेम रहेगी, तब जाकर माइंड में क्लिक किया, ये सही बात है, सेम रहेगी। तो अब इसका आंसर बनाया I0/32। क्लियर? तो डिस्कशन से कई बातें निकलती है। टीचर को सब कुछ नहीं आता, टीचर क्लास में बहुत सारी चीजें सीख लेते और प्रैक्टिस मैटर करती है। जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उतना ज्यादा सीखता जाएगा। तो एक्सपीरियंस मैटर करता है ना। अब इतने टाइम से पढ़ा रहे तो बहुत सारी चीजें निकल के आई और वो सीखते हैं। तो ये मेलस लॉ, अब जब तुम जाकर इसको प्रैक्टिकली देखोगे हमेशा के लिए क्लियर है, उसके बाद मेलस लॉ कभी क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। इसके बाद तुम्हें यूजेस लिखना है। नेक्स्ट आर्टिकल हेडिंग यूजेस ऑफ डैश लगा दो। फर्स्ट पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट के अलग यूज है और पोलराइड्स की यूज अलग है, दोनों में डिस्टिंग्विश करके समझना है। फर्स्ट पोलराइज्ड लाइट, इसमें लिखोगे ए, पहला यूज है इन 7 सेगमेंट LCD, 7 सेगमेंट LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का शॉर्ट फॉर्म क्या है? LCD। और 7 सेगमेंट क्यों बोला? कि इसमें जो सारे अक्षर बन रहे हैं, तुम्हें पता है ना कैलकुलेटर में सारे अक्षर किससे बनते हैं? इस 8 से बनते हैं। इस 8 में 7 टुकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेगमेंट LCD। इसमें एक लिक्विड होता है साइनो बाइफेनिल, काले काले रंग का जो होता है, पुराने कैलकुलेटर में किनारे में इकट्ठा हो जाता है। तो इसमें प्रॉपर्टी होती है लिक्विड स्टेट में क्रिस्टलाइन बिहेव करता है, साइनो बाइफेनिल, काला वाला जो ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले में। जो कलर डिस्प्ले होता है उसमें अलग अलग और लिक्विड होते हैं, जैसे मोबाइल का कलर डिस्प्ले या लैपटॉप का कलर डिस्प्ले। तो इसकी खास बात क्या है? सामने से देखोगे तो डार्क दिखेगा, साइड से देखोगे डिम दिखेगा और तिरछा देखो कुछ नहीं दिखेगा। जैसे मोबाइल की स्क्रीन पे तुम पढ़ पा रहे हो, पड़ोसी नहीं पढ़ पा रहा। लैपटॉप की स्क्रीन तुम देख पा रहे हो, सामने से देख रहे हो, साइड वाला नहीं देख पा रहा। पोलराइज्ड लाइट है, लाइट में डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। दूसरा पॉइंट लिखोगे बी, दो ही एप्लीकेशन लिखनी है। इन स्ट्रेस एनालिसिस, जब भी एग्जाम में आएगी दो लिख के आनी। इन स्ट्रेस एनालिसिस, ये वही स्ट्रेस है जो तुमने इलास्टिसिटी के साथ पढ़ा है 11th क्लास में। तो स्ट्रेस का एनालिसिस कहाँ करना पड़ता है? कोई भी मशीन मेंबर बना रहे हैं, पंखे की रॉड बना रहे हैं जिससे पंखा लटका हुआ है, तो बनाने से पहले एनालिसिस किया जाता है इसका पूरा कि मेटल ज्यादा भी नहीं लगना चाहिए और कम भी नहीं लगना चाहिए। 100 ग्राम मेटल भी ज्यादा लगा दिया तो करोड़ों पंखे बनने, लॉस हजारों करोड़ में जाएगा। 100 ग्राम भी कम लगा दिया तो घूमते हुए पंखे टूट टूट के लोगों पे गिरेंगे। तो एप्रोप्रिएट डिजाइन होना चाहिए। तो उसका एनालिसिस करते पहले, स्ट्रेस एनालिसिस। तो प्लास्टिक का स्पेसिमेन बनाते हैं पहले, प्लास्टिक की रॉड बना ली पंखे जैसे, पंखे की रॉड जैसी। अब प्रोपोर्शनेट लोड लगाते हैं, जिस तरह का लोड पंखे पे आने वाला है वो तो लोहे का है, वैसे प्लास्टिक कितना सहन कर सकता है, प्रोपोर्शनेट लोड उस पे लगाते हैं। एक साइड से पोलराइज्ड लाइट डालते हैं, दूसरी साइड से देखते हैं। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है, बैकलाइट प्लास्टिक, जैसे तुम्हारे प्लास्टिक के स्केल वाला प्लास्टिक होता है। इसमें पूरा फ्रिंज पैटर्न बन जाता है, क्योंकि वो जो स्ट्रेस आता है उसकी वजह से फ्रिंजेस बन जाती हैं, कलर्ड फ्रिंजेस दिखाई देती हैं। जहां पर ये फ्रिंजेस पास होती हैं, पट्टियां,
जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, वैसे वेरिएबल फ्रिंज पैटर्न बनते हैं। तो जहां पास पास होती है उसका मतलब होता है वहां स्ट्रेस ज्यादा है, और जहां दूर दूर होती है इसका मतलब वहां स्ट्रेस कम है। जहां स्ट्रेस कम है वहां से मेटल रिमूव कर सकते हैं, और जहां स्ट्रेस ज्यादा है वहां पर मेटल सपोर्ट के लिए और डालना पड़ेगा। जहां स्ट्रेस कम है वहां वोल्ट ड्रिल कर सकते हैं। तो पूरा एनालिसिस होता है। स्ट्रेस एनालिसिस में पोलराइज्ड लाइट यूज करते हैं। सेकंड, पोलराइड्स। पोलराइड्स की यूज लिखेंगे। पोलराइड्स क्या क्या काम आते हैं तो तुम्हें पता ही है यूज। तो 3D पिक्चर देखनी है तो पोलराइड का चश्मा लगाना पड़ेगा, 3D पिक्चर बनानी है तो भी पोलराइड लगाना पड़ेगा कैमरा के आगे। तो इसमें लिखोगे इन मेकिंग ए, पहला इन मेकिंग एंड व्यूइंग, बनाना और देखना, इन मेकिंग एंड व्यूइंग 3D फिल्म, चाहे वो 3D टीवी हो, 3D कॉमिक हो, पोलराइड का चश्मा चाहिए। दूसरा, इन एंटी ग्लेयर स्पेक्टिकल्स, इन एंटी ग्लेयर, चकाचौंध को बचाना है, उससे बचना है, एंटी ग्लेयर स्पेक्टिकल्स चश्मा। शाम के वक्त भी लगा के जा सकते हो, रात में भी लगा सकते हो एंटी ग्लेयर स्पेक्टिकल्स। गॉगल्स रात में नहीं लगा सकते, गॉगल्स लगा के शाम के वक्त गए तो आगे जो ठेले वाला जा रहा नहीं दिखेगा, पीछे से टक्कर मार दोगे उसको। और एंटी ग्लेयर लगा रखा है तो खाली वो एक कंपोनेंट कट ऑफ करता है, दिखाई देता है हमें। तो पोलराइड के चश्मे आते हैं जो रात में भी लगा के ड्राइव कर सकते हैं। उसमें फायदा क्या है, सामने से आने वाले व्हीकल की जो लाइट है वो ग्लेयर, चकाचौंध पैदा नहीं करेगी। एंड विंड शील्ड ऑफ व्हीकल्स, इसी में जोड़ दो, एंड विंड शील्ड ऑफ व्हीकल्स, तो इसमें हम यूज करते हैं पोलराइज लाइट, सॉरी पोलराइड्स यूज करते हैं। अगली एप्लीकेशंस में लिखोगे तीसरी, ए suitably oriented Polaroid, a suitably oriented Polaroid in front of a camera, in front of a camera acts as sky filter, acts as sky filter। तेज धूप में कोई फोटो तुमको खींचना है तो क्या होता है, कलर उड़ जाते हैं। तो कैमरा के आगे अगर एक पोलराइड लगा दिया जाए, आराम से मिल जाए तुमको, वीडियो गेम का निकालो, काफी बड़ी पोलराइड शीट होती है। तुम्हें पता है क्लाउड कवर जब होता है, बादल होते हैं तो फोटो बहुत अच्छा आता है। तो तेज धूप में भी फोटो खींच रहे हो तो फोटो किसके जैसा आएगा, जैसे क्लाउड कवर। अगर तुमने पोलराइड लगाकर फोटो खींचा है तो एक्स्ट्रा ग्लेयर कट ऑफ कर देगा। तो ये कुछ एप्लीकेशन है, तो इतना जानना काफी है। आने वाले टाइम में क्या होगा, ये जो खिड़कियां तुम देख रहे हो ये स्क्वायर शेप नहीं होंगी, सर्कुलर होंगी, और इनमें पोलराइड शीट लगी होगी, कर्टेन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल से टाइमिंग में थोड़ा सा चेंज किया है।